चल, हाँ भाई। तो अब अपना जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, अभी ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। आ जाओ जब। हाँ, कौन से दो दो ऑप्टिक्स है अपने सर? एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। जब हम लाइट की स्टडी करते हैं और उसके इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं विद द लेंसेज एंड द मिरर्स, उसकी स्टडी को हम लोग ऑप्टिक्स बुलाते हैं। और दो टाइप का ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है सर? वहां पे हम लाइट को अज्यूम करते हैं कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट ट्रैवल्स लाइक अ रे, इट ट्रैवल्स लाइक अ बीम। तो वहां पे हम लाइट के वेव नेचर को ज्यादा भाव नहीं देते, हम लाइट को एज अ रे मानते हैं कि लाइट सीधी सीधी यूं जा रही है बस। और किस तरीके से वो लेंसेज से इंटरेक्ट करेगा, कॉन्वर्स कब करेगा, इमेज कैसे बनेगा, वो सारी स्टडी हम लोग रे ऑप्टिक्स में करते हैं। यहां पर हम लाइट का वेव नेचर स्टडी करेंगे कि लाइट का वेव नेचर क्या है, वो कैसे प्रोपागेट करता है, वो एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, और उससे जुड़े हुए कौन कौन से फिनोमिनाज हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो वो वेव ऑप्टिक्स में आता है, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में अपने को सबसे पहले समझना है कि सर लाइट, सबसे पहले अपने को समझना है दैट लाइट प्रोपगेट्स in form of transverse electromagnetic waves। कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है इन फॉर्म ऑफ अ ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट का नेचर ट्रांसवर्स है और साथ ही साथ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ कि सर लाइट की वेव जो है उसके दो कंपोनेंट है, उसके दो पार्ट है सर। एक होता है इलेक्ट्रिक और दूसरा क्या होता है सर? हमारा मैग्नेटिक। तो लाइट के वेव के दो कंपोनेंट है बच्चा लोग, एक है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक कंपोनेंट। और वो ट्रैवल कैसे करते हैं सर? देखिए, ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे जाता है, बरोबर कि नहीं? ऐसा कुछ हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है। तो एक ट्रांसवर्स वेव है जहां पे पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब लाइट की जो रे है वो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आगे जा रही है और इसके पार्टिकल जो है इसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। सो वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब इसमें एक वेव जो है वो ऐसे वर्टिकली वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, ऐसा बोलो। तो एक वेव का ऑसिलेशन जो है वो ऐसा वर्टिकल है। मतलब ये वेव जो है, मैं आपको बताऊं अगर, तो कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है। देखो, ऐसे ऐसे जा रही है वेव, ऐसे 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 जा रही है, वर्टिकल, लाइक दिस, ऐसे वर्टिकल वेव है, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक वेव, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक वेव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव होता है। इसी से परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक वाला जाता है, इसी से परपेंडिकुलर वो कुछ ऐसे जाएगा, इससे परपेंडिकुलर होकर जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इससे परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको, ये मैग्नेटिक वाले को, तो वो इससे परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे।
ऐसे रहेगा। तो मतलब एक वेव यूं जा रही है ऐसे, और दूसरी ऐसे सांप की तरह जा रही है, ये साथ में मूव कर रहा है ऐसे जाके, यूं करके ऐसे, यूं करके ऐसे। नाच नहीं रहा हूं बे, बता रहा हूं तुम लोग को, साले तुम लोग को डांस स्टेप कर रहा है। ये कैसे जा रहा है, सात समुंदर। सर हम तो पढ़ने आए थे। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना भाई, ये एक मैग्नेटिक वेव है। तो इस वेव के दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक जो ऐसा वर्टिकल यू यू जाएगा, और एक होगा मैग्नेटिक सांप की तरह यूं जाएगा, साथ में मूव करेंगे, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लाइट होती है। अब लाइट जो है इट अंडरगोज मेनी प्रोसेस और मेनी फिनोमिना। अब जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है? सर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट आएगा मीडियम एक सरफेस पे गिरेगा और उसी मीडियम में वापस चल जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सर लाइट आएगा एक मीडियम को हिट करेगा और उस मीडियम से ट्रैवल करेगा, वो क्या हो गया भाई हमारा रिफ्रैक्शन। सो लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ फिनोमिनाज है। फिर एक लाइट का प्रॉपर्टी होता है दैट लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। अच्छा, आगे पीछे नहीं जाएगा, सीधे चलेगा सीधे, अनलेस एंड अनटिल वो सेम मीडियम में हो। अगर लाइट सेम मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, गिवन मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। अगर उसने अपना पाथ चेंज किया, मतलब समझ जाना उसने अपना मीडियम क्या किया है बेटा, चेंज किया, अदरवाइज लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करेगा। ये लाइट की प्रॉपर्टी है। अब ऐसे ही लाइट अलग अलग फिनोमिना शो करता है, जिसमें से आज हम लोग एक फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, और उस फिनोमिना का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसको हम स्टडी करेंगे। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है पहले समझो, होता क्या इंटरफेरेंस सर, व्हेन टू, और इसको क्या हो गया भाई, व्हेन टू when two or more waves of nearly same frequency and different amplitudes ठीक है, traveling in a straight line in same direction arrive at a point in a medium simultaneously they superimpose each other, और इसी को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बुलाते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि सपोज कर लो कि हमारे पास एक मीडियम में एक पॉइंट है, और सपोज कर लो वो पॉइंट है पी, मान लो एक पॉइंट है पी, मान लो पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा वेव्स, मिनिमम कितने होने चाहिए, दो, मिनिमम दो। अगर दो वेव्स साइमल्टेनियसली एक साथ यहां पर आ जाए, एक पॉइंट के ऊपर एक साथ एक पॉइंट पर आ जाए, जैसे मान लो भाई यहां से एक वेव आ रही है, ऐसे लाइट की वेव यूं 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 करके ऐसे पहुंच गई पॉइंट पी पे, फिर यहां से भी एक वेव आया ऐसे ऐसे करके, वो भी पहुंच गया पॉइंट पी पे ऐसे। तो यहां पर दो वेव, यहां से एक वेव आई और यहां से एक वेव आई। अब ये दोनों वेव एक साथ पॉइंट पी पर पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे भाई, पॉइंट पी पर। तो ये आपस में सुपर इंपोज होंगे, क्या होंगे भाई, सुपर इंपोज होंगे।
और जब वो सुपर इंपोज होंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग इंटरफेरेंस बुलाते हैं। अब कईयों के मन में आ रहेगा कि सर ये सुपर इंपोज क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सुपर इंपोज? तो आप लोग ने ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव में पढ़ा होगा, क्या होता है बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? वेरी गुड, बहुत सारे वेव मिलके एक नया वेव बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? सुपर इंपोज। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये वाला वेव जो है, ये वाला वेव जो है, ठीक है, इस वेव का एक इक्वेशन होगा, बराबर आप लोग ने पढ़ा रहेगा। वेव का इक्वेशन क्या होता है सर? वेव का इक्वेशन तो मान लो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ क्या रहेगा? ओमेगा टी, बरोबर कि नहीं? मान लो दूसरा वेव है y2, इसका क्या रहेगा? a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कुछ एक फेज रहेगा, फेज क्या है बच्चा लोग? अल्फा। और जब ये दोनों वेव साथ में पॉइंट ए पहुंचेंगे तो पॉइंट पी पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो रहेगा पहले वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बुलाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही आप लोग ने उस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, देखो एक वेव आएगा, एक वेव आएगा, ट्रैवल करेगा इसे, और उसका इक्वेशन है y1, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? y1। दूसरा वाला वेव आया, इस वेव का भी डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा लोग? y2। हर वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है आप लोग? y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट है उसका? तो पहले वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे वाले का y2 है, तो दोनों मिलके पॉइंट पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बनाएंगे? y1 प्लस y2। उसी को हम लोग बुलाते हैं सुपरपोजिशन। और जब ये दो वेव साथ में सुपर इंपोज होंगे तो एक नया बनाएंगे वेव, उसी को हम लोग सुपरपोजिशन या सुपर इंपोज करना कहते हैं। अब जो प्रोसेस आप लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा था दैट वाज फॉर साउंड, यहां पे वही फिनोमिना हम स्टडी करेंगे, लेकिन किसके लिए बच्चा? लाइट। मतलब चीजें हम सेम ही स्टडी कर रहे हैं, वहां पे साउंड के लिए किया था, यहां पे लाइट के लिए कर रहे हैं, बस यही फर्क है। वो साउंड के लिए था, ये लाइट के लिए, खत्म, और कुछ नहीं है। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस और इक्वेशन देखोगे बहुत हद तक सिमिलर है। वहां पे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था नोड और एंटी नोड का। नोड पे क्या होता था? नोड पे जो रिजल्टेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता था। एंटी नोड पे क्या होता है? क्या मैक्सिमम होता है? एम्पलीट्यूड। और नोड पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? जीरो। पता है उसी को इस चैप्टर में क्या बुलाने वाले? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस वही चीज है। वहां पर दो वेव्स मिलके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना देते, उसको हम लोग बुलाते थे एंटी नोड। उस एंटी नोड को यहां पे हम लोग क्या बुलाएंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पे दो वेव मिलके एक नोड बनाते थे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम या जीरो होता था, उसको हम लोग वहां पे नोड बोलते थे। यहां पे उसको हम क्या बुलाएंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस यही कहानी है, सिंपल। ठीक है। सो इंटरफेरेंस दो टाइप का होगा, एक होगा कंस्ट्रक्टिव, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स, टू और मोर लाइट वेव्स arrive at a point, arrive at a point in a medium, in a medium simultaneously, in a medium simultaneously, the resultant amplitude, the resultant amplitude is maximum। ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है
वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बच्चा लोग, मैक्सिमम। उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको आप लोगों ने साउंड के चैप्टर में, इसको आप लोगों ने एंटी नोड के नाम से पढ़ा था। किसके नाम से पढ़ा था भाई, एंटी नोड के नाम से पढ़ा था आप लोगों ने। वही यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया लाइट के लिए। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? Sir, when two or more light waves arrive at a point in a medium simultaneously, ठीक है, the resultant amplitude is minimum। तो यहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो मिनिमम होगा, और इसी को हम लोग ने पढ़ा था कौन से नाम से सर, कौन से नाम से पढ़ा था हमने इसको, नोड के नाम से पढ़ा था। उसी को हम यहां पे क्या बुला रहे बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब स्टूडेंट्स, किसी भी लाइट की जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस, कोई भी लाइट का सोर्स कितना ब्राइट दे रहा है, कितनी उजाला दे रहा है, कितना लाइट दे रहा है, वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी बच्चा लोग, वो उसके एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो द इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स, सो इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा मैक्सिमम है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है भाई, हमारा मैक्सिमम। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर अपना मैक्सिमम है, तो अगर हमारा आर मैक्सिमम है, तो मेरा इंटेंसिटी भी क्या होगा बच्चा लोग, मैक्सिमम, क्योंकि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा होगा, मतलब वहां पर पॉइंट जो है वो कैसा रहेगा बेटा, ब्राइट रहेगा। वहां पॉइंट क्या रहेगा बेटा, ब्राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम है, तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगा, मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, डार्क। तो नोड पे, एंटी नोड पे क्या होता था, एंटी नोड पे जो आप लोगों ने रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एंटी नोड पे क्या होता था, आवाज मैक्सिमम आती थी, एकदम ज्यादा आवाज सुनाई देता था वहां पे, तो उसी को हम बोलते थे कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम। और नोड पे क्या होता था बेटा, आवाज कम या आती ही नहीं थी, जीरो। तो वहां पर साउंड का जो लाउडनेस है, लाउडनेस वो जीरो होता था, किस पे, नोड पे। और एंटी नोड पे साउंड का लाउडनेस क्या होता था बेटा, मैक्सिमम। अब उसी को यहां पर आ जाओ लाइट की में, तो सर लाइट में अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वहां पे लाइट की लाउडनेस नहीं, लाइट की ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, तो वहां वो पॉइंट क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा सर, वही पॉइंट पे लाइट की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा मेरा, डार्क। इसी को हम लोग इंटरफेरेंस बुलाते हैं कि सर जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स एक साथ किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, या तो वो एक ब्राइट पॉइंट बनाएंगे, या तो वो एक डार्क पॉइंट बनाएंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं।
अब सपोज कर लो बच्चा लोग मेरे पास दो वेव आया है, एक पहला वेव है y1 a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, दूसरा वेव है y2 विच इज a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, एक का फेज डिफरेंस अल्फा 1, दूसरे का फेज डिफरेंस अल्फा 2। अब जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा बच्चा लोग, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, अब मेन फॉर्मूला बता रहा हूं तुम लोग को मैं। जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होने वाला है, उसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा आर इज अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ आएगा डेल्टा। सर डेल्टा क्या है? तो सर यहां पे डेल्टा जो है वो है हमारा फेज डिफरेंस। डेल्टा जो है वो है हमारा फेज डिफरेंस, यानी डेल्टा होगा सिंपली मेरा अल्फा 1 माइनस क्या होगा अल्फा 2। अल्फा 1 माइनस क्या होगा भाई अल्फा 2, दोनों का फेज डिफरेंस रहेगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान दो ध्यान दो। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? सर इधर देखो, हमारा जो इंटेंसिटी है सर, सर अपना जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बरोबर। तो जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा जब मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा बच्चा लोग, मैक्सिमम। और इंटेंसिटी मेरा मिनिमम होगा जब मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा बच्चा लोग, मिनिमम। तो I is proportional to R max square and I minimum is proportional to R minimum square। सुनो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि सर जब ये R मेरा मैक्सिमम होगा, अंडर व्हाट कंडीशन वो मैक्सिमम होगा? ध्यान सुनो, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं निकालता हूं, उसको बाद में करवाता हूं आप लोग को। हाँ, अभी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, मेरी बात सुनो, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मेरा आर मैक्सिमम होगा और आर मिनिमम होगा, व्हाट सर्कमस्टांसेस, ध्यान दो। तो मैं तुमको अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है, सो व्हेन फेज डिफरेंस, व्हेन फेज डिफरेंस between two waves, between two waves is either zero, is either zero or even multiple of pi, and even multiple of क्या रहेगा, pi। तो ऐसे केस में हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखो बच्चा लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता है कब होगा? लाइट की ब्राइटनेस मैक्सिमम कब होगी? जब एक पॉइंट पर दोनों वेव का या तो क्रेस्ट साथ में आए, क्या है साथ में? दोनों का क्रेस्ट, या उसी पॉइंट पी पे दोनों वेव का क्या साथ में आए बेटा? ट्रफ साथ में आए। तो या तो दोनों का क्रेस्ट साथ में आए या दोनों का ट्रफ साथ में आए। ऐसे केस में दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चा? जीरो। तो या तो मेरा फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए या फिर मैं बोल सकता हूं कि वो इवन मल्टीपल होना चाहिए, किसका? पाई का, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का। अब यहां पे n का वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे। ऐसे n का वैल्यू अगर मैंने 1 डाला 2 पाई, 2 डाला 4 पाई, 3 डाला 6 पाई, 4 डाला 8 पाई। मतलब डेल्टा की जो वैल्यू है बच्चा लोग, इन शॉर्ट डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए सर? डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए 2n टाइम्स पाई, 2n टाइम्स पाई, जहां पर n की जो वैल्यू होगी वो रहेगी 0 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो।
मतलब या तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, या डेल्टा का वैल्यू 2 पाई हो जाए, या 4 पाई हो जाए, या 6 पाई हो जाए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। ऐसे केस में दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे और मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। सो अगर मेरा डेल्टा मान लो 0 है तो आर मेरा मैक्सिमम होगा, तो वो आएगा अंडर रूट में, ध्यान दो यहां पे वो आएगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब यहां पे कॉस ऑफ 0 आ गया, तो मुझे आएगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस आएगा a2 स्क्वायर प्लस आएगा 2a1 इंटू a2। तो ये बनेगा अंडर रूट में a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस b का फॉर्मूला बना रहा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो ये a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है। तो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, a1 प्लस क्या मिलेगा बच्चा लोग, मुझे a2। मतलब यहां पर दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है। और ये कब होगा सर, या तो दोनों वेव्स का क्रेस्ट साथ में आए, या तो दोनों वेव्स का ट्रफ साथ में आए, तो दोनों की एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगी। और क्योंकि एम्पलीट्यूड्स ऐड हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहां पे एम्पलीट्यूड्स ऐड हो रहे हैं यहां पे, ओके। तो इसलिए यहां पे मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, आर मैक्स का वैल्यू a1 प्लस a2। अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा केस है कि अगर मान लेते हैं मेरा a1 a2 भी सेम हो जाए, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो जो मेरा r मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू सिंपली कितना मिलेगा बच्चा मेरे को, 2a। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया, ठीक है। तो वापस से एक बार सर देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है उसका फॉर्मूला है अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, जहां डेल्टा दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। अगर दो वेव्स का फेज डिफरेंस मुझे इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलता है या 0 मिलता है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और ये तब होगा जब दोनों वेव्स के क्रेस्ट साथ में आए या दोनों वेव का ट्रफ साथ में आए। ऐसे केस में फेज डिफरेंस मेरा इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा, और जो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू a1 प्लस a2 आएगा। मतलब दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे। क्योंकि यहां पे एम्पलीट्यूड ऐड होता है, प्लस होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा सर, फिर डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, हाँ दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चा, माइनस, ठीक है। सो द फेज डिफरेंस between two waves is odd multiple of pi। तो फेज डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। मतलब होगा क्या बच्चा, समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये पॉइंट पी है, अब यहां पे एक वेव का, सुनो भाई, एक वेव का क्रेस्ट आया और दूसरे वाले वेव का क्या आया बेटा, ट्रफ। जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ आएगा, तब कौन सा इंटरफेरेंस आएगा बच्चा, अपना डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मेरा फेज डिफरेंस डेल्टा है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। मतलब इट विल बी 2n माइनस 1 इंटू पाई, जहां पे n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 ऐसे। मतलब डेल्टा कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, देखो डेल्टा कौन कौन सी वैल्यू लेगा, n का वैल्यू 1 डालो, सो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, मतलब डेल्टा क्या होगा भाई मेरा, पाई। फिर क्या आएगा बच्चा, 3 पाई, फिर क्या आएगा 5 पाई, फिर क्या आएगा 7 पाई। तो जितने भी हमारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, तो वहां पर मेरा डेल्टा जो है वो अपने को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। क्यों डिस्ट्रक्टिव दे रहा है, क्योंकि जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर a1 माइनस a2 आएगा। खुद ही देख लो भाई, यहां पर r मेरा मिनिमम होगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस पाई। तो यहां पर आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई का वैल्यू क्या आ गया, -1।
कॉस पाई माइनस 1 हो गया। तो यहां पर आंसर मुझे क्या आएगा, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2a1 a2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, मतलब r विल बी मिनिमम विद a1 माइनस क्या आया a2। ये देख लो, तो मेरा एम्पलीट्यूड यहां पे माइनस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मेरा ऐड हो रहा था, यहां पे मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है माइनस, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, वो लोग कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा केस अगर मैं डालूं कि सपोज कर लो कि दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम निकल आए, हाँ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो, मतलब ब्राइटनेस क्या होगा, जीरो, वो पॉइंट क्या हो गया मेरा, डार्क हुई। मैं क्या हूं, तो इसमें अगर मैं कहता हूं इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो r मिनिमम मुझे आएगा a माइनस a, तो r मिनिमम मुझे कितना मिलेगा, जीरो। सिंपल। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या तो आपको 2a मिलेगा या क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बुलाते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब वैसे हम लोग इंटेंसिटी का भी कर सकते हैं कि अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, तो सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा आई आर, इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 इंटू क्या आएगा बच्चा लोग, कॉस ऑफ डेल्टा। ये होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ, अच्छा, अब हमने फाइंड आउट किया, सुनो सुनो सुनो, आई मैक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आई मैक्स मेरे को मिलेगा सम कांस्टेंट a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। सिमिलरली आई मिनिमम it will be proportional to r minimum का स्क्वायर, तो आई मिनिमम विल बी कांस्टेंट टाइम्स a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। ये मेरा आई मिनिमम आ गया, और अगर इनका मैं भी रेशियो लूंगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, तो मुझे मिलेगा ब्रैकेट में a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। तो ये मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, या रेशियो बन गया मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का, a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां चालू कर लो। ये आगे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पोलराइजेशन का, तब हम देखेंगे। अबे मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो। Two plane polarized light wave combine at a certain point whose electric field components are E1 equal to E naught sin omega t and E2 is equal to E naught sin omega t plus pi by 3। ये दो वेव्स का इक्वेशन अपने को दिया हुआ है। ओके, क्या बोला अपने को, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अब पहले समझो कि सर यहां पर दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, पाई बाय 3। ये जीरो है, ये पाई बाय 3 है, फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाय 3। अब क्या करना है अपने को, सर रिजल्टेंट हमारा जो फॉर्मूला है आर का, अंडर रूट में क्या होगा सर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू क्या है बच्चा लोग, कॉस ऑफ डेल्टा। अब पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है देखो, ई नॉट, और दूसरे वाले का भी कितना है, ई नॉट। तो आपको यहां पर लिखना है ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट इंटू ई नॉट इंटू कॉस ऑफ कितना है बच्चा लोग, पाई बाय 3 बराबर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में, दिस इज 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर। अब कॉस पाई बाय 3 मतलब कितना होगा, कॉस 60, कॉस 60 मतलब कितना, वेरी गुड, 1/2, 2 और 2 कैंसिल, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 ई नॉट स्क्वायर
तो आंसर कितना आएगा √3 E0। ठीक है, अब √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो आएगा 1.7 E0। आगे अपना आंसर ऑप्शन ए है। अब आप देखो ये बहुत दूर का क्वेश्चन नहीं है, लास्ट ईयर का ही है, और टाइम का नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन। देखो मैंने बोला ना जेई में कुछ क्वेश्चन इजी आपको मिलेंगे, 10-15 इजी मिल जाएंगे ऐसे घुमा फिरा, वो 10-15 अच्छे से करके आओ बस। देखो तुम्हारा जेई का परसेंटाइल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बाकी के 5-10 जो सॉरी 10 अपने बच गए, उसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, लगाओ उसमें दिमाग। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली कुछ मिनट लगेगा। ठीक है, अब मान लेते से 10 क्वेश्चन आए, 20 मिनट में खत्म कर लिया आपने, ज्यादा टाइम नहीं, 20 मिनट ले लिया आपने। अब बचा कितना 40 मिनट अपने पास, अब 40 मिनट बाकी क्वेश्चन कर लो 10, इसे 20 क्वेश्चन कर लिए तुमने, मतलब 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके आए हो, 80 आ गए, 8 से 24, बैठ गया तुम्हारा स्कोर यार। सिंपल मैथ्स है, ज्यादा हार्ड मैथ्स नहीं, बहुत सिंपल मैथ्स है। तुम लोग अगर चीजें डिवाइड करोगे प्रॉपरली ना, अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अब मैं तुमको 10 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट दे रहा हूँ, मतलब पर क्वेश्चन कितना हो गया 4 मिनट, काफी है ना यार। 4 मिनट तो ठीक है यार सर, 4 मिनट ठीक है, उतना फास्ट होना ही पड़ेगा सर, 4 मिनट का टाइम मिल रहा है अपने को तो कर ही सकते हैं। बस सिंपल। और बाकी जो इजी क्वेश्चन है उसके 2.5 मिनट मिल रहे हैं। अब ये तो एक्सप्लेन करने में मुझे 2.5 मिनट लगा रहेगा, आप समझ रहे, तो मुझे एक्सप्लेन करने में 2.5 मिनट लगा है, तो सॉल्व करना तो उससे भी कम होगा, ये पॉइंट मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है अपना, ये देखो, टू मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो 1:9। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय द बीम, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इज। अब यहाँ पे अपने को उन्होंने इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, मतलब I1 अपॉन I2 का रेशियो अपने को दिया है 1/9। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी देखो अपने को पता है कि सर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मतलब I1 अपॉन I2 क्या होगा सर, इट विल बी A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर, बराबर। अब I1 अपॉन I2 का वैल्यू कितना दिया है सर 1/9, विच इज A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर, मतलब सर A1 अपॉन A2 अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो कितना आएगा 1/3। सो A2 का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, 3 टाइम्स क्या आएगा A1। अच्छा यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, हमको क्या फाइंड आउट करने बोला वो लोग ने, सर फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी का, मतलब आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम मांगा है वो लोग ने। अब उसका फॉर्मूला तो मैं तुम लोग को अभी दे चुका हूं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या फॉर्मूला है सर, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 द, अब A1 A2 कितना है 3A1 प्लस यहाँ पे आएगा A1 3A1 होल स्क्वायर, तो ऊपर आपको कितना आएगा बच्चा 4A1, नीचे कितना आएगा बच्चा अपने को -2A1 द होल स्क्वायर, A1 कैंसल, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, तो आंसर कितना मिलेगा अपने को 4:1। देखो इजी क्वेश्चन है ये, अगेन आप देखोगे ज्यादा दूर नहीं, 25 का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है अपने पास। ठीक है, तो दो नोट कर लो, फटाफट मैं आगे क्वेश्चन आप लोग को भेजता हूँ। ठीक है, चलो इसको नोट किया करो तुम लोग, बाकी का आपको करना है। चलो वो छोड़ दो, यहाँ पे डबल स्टेटमेंट छोड़ दो, यहाँ पे 2 स्लिट आएंगे, डबल स्लिट है ना, तो 2 स्लिट वाले हैं। अभी एक स्लिट का वेट दूसरे के मुकाबले में आधा है, तो पता करो कि उस स्लिट में से कितना इंटेंसिटी का रेशियो आएगा, फिर उससे आप लोग इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड निकालो और एम्पलीट्यूड से आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालो, सिंपल है। हाँ, स्लिट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर मान ले कार्डबोर्ड है,
और उस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा मैं कट मारता हूँ, उसको स्लिट बोलते हैं। सी आ रहा है 9:1। दिखा भाई, दिखा दिखा। हाँ तो एक काम कर, जो समझे वैसे सॉल्व कर, चल आया ना विदरा। बोलना भाई। हाँ ठीक है जा। हम्म, आगे कर। करो करो, सॉल्व करो। अपने को विद दिया है ना, बोला ना इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद। तो क्या बोला है, विद ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज हाफ ऑफ द अदर। तो मान लो एक स्लिट का विद दूसरे के मुकाबले में हाफ है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, I1/I2 क्या होगा सर, इट विल बी W1/W2। सर width of one slit W1 is half of W2। सॉल्व कर लो अभी इसको। अब आगे तो कर सकते हो ना, I1/I2 का रेशियो आ गया तो। अब इसके बाद तो पता ही अपने को। अरे भाई वही हुआ ना, विद से इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड, इनडायरेक्टली वही हुआ ना।
आगे नहीं करेगा? हाँ, अब इंटेंसिटी का रेशियो आ गया अपना। अब इंटेंसिटी, तो अब एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा अपने को? सर I1 अपॉन I2 विल बी A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर। तो मुझे आएगा A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर एज 1/2। तो A1 अपॉन A2 मुझे आएगा 1/2, मतलब A2 मुझे आएगा 2 टाइम्स A1। खत्म। एक बार ये आ गया। अब आई मैक्स क्या हुआ? हाँ सॉरी, √2 आएगा अपने को। अब ये A2 विल बी √2 टाइम्स A1 अपने को मिल जाएगा, फिर टेक द स्क्वायर रूट। अब A2 A1 का रिलेशन मिल गया अपने को, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम डाल दो। सो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इट विल बी A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। अब क्या मिला अपने को रिलेशन? सर अपने को मिला है A2 इज √2 A1। सो A2 को √2 A1 डालो, √2 A1 √2 A1। अब ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुमको। तो नेक्स्ट करो ये। सेम टाइप का है जैसा प्रीवियस सम था, सेम टाइप का ही है। सेम टाइप का सम है।